हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। यस, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यस, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स, जो किसने दिए हैं हमें? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं। तो हु इज़ दैट एफ.डब्ल्यू. टेलर? उसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखना होगा, बट इन शॉर्ट हम लोग शॉर्ट में उसके बाद एफ.डब्ल्यू. टेलर जी के बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज़ वॉट, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर रहे थे, एंड इन विच कंपनी ही इज़ वर्किंग इन मिडवे स्टील कंपनी। उन्होंने कहाँ पे वर्क किया था? मिडवे स्टील कंपनी में वर्क किया था। उनकी जो एजुकेशन है वो है, उनके पास जो डिग्री थी वो थी मैकेनिकल इंजीनियर की, एंड उन्होंने जहाँ से वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया उस कॉलेज का नाम था स्टीवन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और कब किया? 1883 में किया, राइट। सो दिस इज़ वॉट कि जो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, मीन्स द फुल नेम ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर इज़ फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, जो कब बॉर्न हुए? ही इज़ बॉर्न इन 20 मार्च 1856, 20 मार्च 1856, राइट। एंड उनकी जो डेथ है वो हुई 21 मार्च 1915 में। आई होप it is clear now. Okay, now students, let me go towards our techniques of scientific management which are given by F.W. Taylor. Okay, so देखिए, F.W. Taylor gives us 7 techniques. F.W. Taylor ने हमें कितनी टेक्निक्स दी? 7 टेक्निक्स दी। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट आर दोज टेक्निक्स? अगर हम उन टेक्निक्स की बात करें तो यू ऑल आर एबल टू सी दैट द फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड फंक्शनल फोरमैनशिप, second is standardization of work, third is method study, fourth is motion study, fifth is time study, sixth is fatigue study, and the last is differential piece wage system. Now students, you know what कि जो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं उन्होंने हमें 7 टेक्निक्स दी थी, राइट। तो अब इन सब टेक्निक्स के बारे में वन बाय वन हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल फोरमैनशिप। कहाँ से शुरू करते हैं? फंक्शनल फोरमैनशिप से शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन। तो फिर अब आता है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप, द फर्स्ट टेक्निक ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। इट इज़ व्हाट? द फैक्ट्री मैनेजर, which is divided into 2 parts. First is called planning in charge and the second is called production in charge. Again, the planning in charge divided into 4 parts called instruction card clerk, time and cost clerk, route clerk, and disciplinarian. After that, production in charge also have 4 parts, that is called speed boss, repair boss, gang boss, and inspector. Actually, here F.W. Taylor wants to say that the division of factory into 2 department, first is planning department and another is production department. क्यों F.W. Taylor ऐसे क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि अपनी जो कंपनी है, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी जो फर्म है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। प्लानिंग डिपार्टमेंट को अलग करो और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलग करो। इससे क्या होगा? बिकॉज दिस इज, अगर इफ अ पर्सन is doing both the work, production work as well as planning work, then he becomes mentally unsound very soon. Why? Because a person have a pressure of mental as well as physical pressure of workload. So for that time his body is not able to handle for a long period of time, and it shows that कि वो क्या होगा? एफिशिएंसी को लेस कर देगा, इफेक्टिवनेस को लेस कर देगा किसी भी आपके वर्कर की। दैट इज़ व्हाट, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? दैट अपनी फैक्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला क्या होगा? पहला होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और दूसरा क्या होगा? प्लानिंग डिपार्टमेंट। ओके, इससे क्या होगा? जो प्लानिंग पर जो फोकस करना था वो बंदे प्लानिंग पे फोकस करेंगे, और जिन लोगों को प्रोडक्शन पे फोकस करना था वो प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। तो उन्होंने हमारे क्या करा? जो फैक्ट्री मैनेजर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि हमारे पास 2 फैक्ट्री मैनेजर कर लो, एक प्लानिंग इंचार्ज कर लो और एक प्रोडक्शन इंचार्ज कर लो। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर भी आप सब 4 हेड्स रखो, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो हमें इंस्ट्रक्शंस देगा हाउ टू डू वर्क। फिर आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क,
जो ये डिसाइड करेगा कि कितने किसी भी काम को कितने टाइम में और कितने रुपए में ख़त्म करना है। फिर आता है रूट क्लर्क, जो हमें एक प्रॉपर एंड फाइनल वे प्रोवाइड करेगा हाउ टू डू वर्क। एंड वन अनदर इज डिसिप्लिनरियन, और डिसिप्लिनरियन क्या होता है? ही इज़ दैट पर्सन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना के रखेगा, जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो करेगा और हर चीज़ उसकी जगह पर होगी और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, वो डिसिप्लिनरियन होगा। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज की, तो अगेन प्रोडक्शन इंचार्ज को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज स्पीड बॉस, जो क्या करता है? हमारा जो वर्क है, क्या हमारा जो वर्क हम लोग कर रहे हैं उस पर ध्यान देता है कि हाउ इफेक्टिवली एंड हाउ एफिशिएंटली वी आर एबल टू डू द वर्क, आइदर वी आर एबल टू डू इट ऑन टाइम और नॉट। सेकेंड इज रिपेयर बॉस। व्हाट इज दैट रिपेयर बॉस? अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज़ खराब है, राइट, तो उसको क्या करेगा? रिपेयर करेगा। मशीन्स को रिपेयर करने का काम किसका है? रिपेयर बॉस का है। गैंग बॉस, ये हमें इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करता है, जो भी हमारे टूल्स हैं वो सब कुछ सही हालत में हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, उनका देखभाली कौन करता है? गैंग बॉस करता है। और लास्ट है इंस्पेक्टर। इसका मतलब क्या है? जो भी आपने प्रोडक्शन किया वो प्रोडक्शन कैसा किया, वो उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से कंपनी को चाहिए? क्या हमने प्रोडक्शन वैसे ही किया, उसी क्वालिटी में किया जिस क्वालिटी में हमारे कस्टमर्स हमें उस प्रोडक्ट को मांगते हैं? तो इसका ये काम किसका है? क्वालिटी चेक करना इंस्पेक्टर का है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टेक्निक called standardization and simplification of work. Okay students, now let me talk about standardization and simplification of work. It means what? कि हम क्या करें, अपने हर वर्क का एक स्टैंडर्ड सेट कर दें, अपनी हर एक जॉब के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दें, एक टारगेट सेट कर दें, so that everyone can have a target, aim to achieve that particular job. So this is what, this is called standardization of work. Your work should be, your workload should have one standard, so that everyone have that particular thing, that how we overcome that particular target. हम उस टारगेट को कैसे ओवरकम करेंगे? तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। इवन दैट इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड दैट कि जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो प्लेस बहुत ही ज़्यादा वेंटिलेटेड होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, जहाँ पे वर्किंग कंडीशंस अच्छी मिलनी चाहिए, सो दैट वर्कर्स शुड बी डू देयर वर्क विद प्रॉपर एटीट्यूड, राइट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टडी, दैट इज कॉल्ड मेथड स्टडी। इन दिस स्टडी वी आर गोइंग टू फाइंड द परफेक्ट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब, राइट। मीन्स आउट ऑफ मैनी वी हैं, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं ना कहीं भी जाने के, लेकिन हम क्या करते हैं? एक बेस्ट मेथड ढूंढते हैं, बेस्ट रास्ता ढूंढते हैं, जैसे कि हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएं। यही है हमारा मेथड स्टडी। यहाँ पे हमारे जो FW टेलर हैं वो कहते हैं कि हमें एक ऐसा मेथड ढूंढना है, एक ऐसा वे ढूंढना है, एक ऐसा तरीका ढूंढना है काम को कंप्लीट करने का, जिससे कि जो काम है वो बहुत ईजी तरीके से पूरा हो जाए और वो जो वर्क है वो बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा हो। इसे बोलते हैं मेथड स्टडी। उसके बाद आता है हमारा मोशन स्टडी। अभी मोशन स्टडी क्या कहता है? मोशन स्टडी कहता है बेटा, जो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं तो उनको रॉ मटेरियल लेके आना पड़ता है, राइट, मशीन्स के पास जाना पड़ता है, सामान को उठाते हैं, सामान को रखते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं, तो ये सब क्या है? लिफ्टिंग है, पुलिंग है, पुशिंग है, ये सब काम जो वहाँ पे हो रहे हैं ये क्या है? ये मोशन स्टडी है। लेकिन यहाँ पे हमारे टेलर क्या कहते हैं? ऐसा ट्राई करो ऑर्गेनाइजेशन में कि वर्कर्स को ज़्यादा मोशन ना करना पड़े, क्योंकि जितना ज़्यादा वर्कर मोशन करेगा उतना ज़्यादा उनका टाइम वेस्ट होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये क्या करना है? आपको करना है कि आपको जो वर्कर अगर यहाँ पे खड़े हुए काम करता है तो उसके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि वो उनको लेकर आने में, जब लेके आएगा तो कुछ बात करके आएगा। इस तरीके से क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो आपको क्या करना है? मोशन स्टडी में आपको जो एक बेकार से जो टाइम वेस्टेज वाले जो वर्क हैं उनको एलिमिनेट कर देना है, सो दैट जो वर्क है वो टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा टाइम स्टडी। अब ये टाइम स्टडी क्या है? ये टाइम स्टडी कहता है कि जो भी काम आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में करा रहे हो उसके लिए एक टाइम सेट कर लो। मतलब एक स्टॉप वॉच में सबसे पहले सपोज करो कि लाइक 2 वर्कर्स ले लो या 3-4 वर्कर्स ले लो, कुछ एवरेज स्किल के हों, क्या कुछ एवरेज स्किल के हों, कुछ बहुत ही लो हों, कुछ ही बहुत ही अच्छे हों, होशियार हों। अब तीनों से काम कराओ, ठीक है, पर्टिकुलर टारगेट से तीनों को दे दो और तीनों से काम कराओ और स्टॉप वॉच से देखो कि उनको कितना टाइम लग रहा है काम करने में।
फिर उसके बाद आपने देखा कि जो होशियार बंदा है, जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एफिशिएंट है, उसने 5 मिनट में कर दिया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खराब है उसने 10 मिनट लिए, और जो एवरेज वर्कर है उसने कितने दिए, 7 मिनट लिए। तो एट इज़ वॉट कि आपको क्या करना है, एक एवरेज टाइम सेट करना है। जो जल्दी कर लेते हैं उनको देख के, और जो लेट कर पाते हैं उनको, दोनों को देखकर एक एवरेज टाइम सेट करोगे, सो दैट कि हर कोई उस टाइम पर उस टारगेट को अचीव कर पाए। इसे बोलते हैं टाइम स्टडी। टाइम स्टडी के बाद आता है नेक्स्ट फटीग स्टडी। आप सबको पता है ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन बीइंग एक मशीन नहीं है ना। इवन दैट मशीन इज ऑल्सो वांट रेस्ट, मशीन को भी तो रेस्ट चाहिए होता है ना। सिमिलरली वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि क्या होता है, जो वर्कर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जो भी पर्सन आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उनको एक प्रॉपर रेस्ट इंटरवल चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सकें, अपना स्टेमिना रीगेन कर सकें, है ना। जब वो सुबह से आए तो उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 1-2 बजे तक क्या होगा, उनका स्टेमिना डाउन हो जाएगा। उनको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, उनको कुछ लंच करने का टाइम मिलना चाहिए, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट का टाइम मिलना चाहिए, सो दैट कि वो अपना जो स्टेमिना है उसको रीगेन करके दोबारा से अच्छे से काम कर सकें। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फटीग स्टडी। मतलब जो मैन है वो एक्टिव फैक्टर है, लेकिन हम ये भी ट्रू है कि जो मैन है वो काम करने के बाद थक भी जाता है, उसको रेस्ट भी चाहिए। तो एट दैट टाइम हमें क्या करना है, अपने जो पर्सन्स हैं, अपने वर्कर्स हैं, उनको क्या करना है, प्रॉपर इंटरवल टाइम ऑफ इंटरवल देना है, सो दैट दे कैन रेस्ट फॉर दैट, उसमें वो रेस्ट कर सकें, और उसके बाद वो जब दोबारा काम शुरू करेंगे तो प्रॉपर स्ट्रेंथ और स्टेमिना के साथ वो अच्छे से काम कर पाएंगे, है ना स्टूडेंट्स। फिर लास्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या होता है, इसका मतलब बहुत ही अच्छा सा है कि जो जितना काम करता है उसको उतना पैसा दो। ये क्या है, ये है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है सपोज आपकी, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, तो वहाँ पे 3 प्रकार के लोग मिले। एक तो बिल्कुल लेजी, बिल्कुल काम नहीं करते, एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, हर काम को बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, हर काम को जल्दी से जल्दी करते हैं, और एक वो जो काम को कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपको क्या करना है, आपको कैटेगरीज डेवलप करनी है। आपको वर्कर को अपने, जैसे वर्कर आपके यहाँ पे आया सुबह सुबह, जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग जब वो काम करने आता है, तभी आपने उसको कहा आज का टारगेट इतना है, अगर आपने इसको अचीव कर लिया तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, अगर टारगेट अचीव नहीं हो पाया तो आपके जो पैसे हैं वो इतने हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे, और अगर टारगेट अचीव करने के बाद एक्स्ट्रा बना दिया तो आपको जो वेजेस हैं, जो नॉर्मल वेजेस मिलते हैं, उसमें बढ़कर पैसे मिलेंगे। तो ये क्या है, ये है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। मतलब क्या कहने का है, अगर आपका टारगेट 40 यूनिट्स का है और आपने 38 यूनिट्स बनाई, तो हम आपको कम पैसे देंगे एज कंपेयर टू दैट पर्सन जिसने 40 की 40 यूनिट्स बनाई। और अगर एक बंदे ने 60 यूनिट्स बना दी तो हम आपको कम पैसे देंगे, क्योंकि आपने टारगेट तो अचीव किया, आपने 40 से 40 यूनिट्स तो बनाई, लेकिन उस बंदे ने बहुत मेहनत करी तभी तो 60 यूनिट्स बन पाई। तो क्या करेंगे, जिसकी 60 बनी उसको बढ़ा के पैसे देंगे, जिसकी 40 बनी तो उसको उतने ही पैसे देंगे जितने हमने कहा था, और जिसने कम किया उसको और कम पैसे मिलेंगे। तो ये क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है। अकॉर्डिंग टू दी वर्क stamina of the employee, efficiency, effectiveness of the employee, they have to pay the money also. Okay students, I hope it is clear to you all. लेकिन इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे हेनरी फ्यूल के जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी उनको देख कर आना होगा, जिससे कि वो आप ट्रिक्स को अच्छे से याद कर लो। आई होप कि वो आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए पहले उसको वॉच कर लेना, और फिर इसको तो वॉच आपने कर ही लिया है। तो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।